नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जी। पहले भी आपने उन्हें मेरे साथ देखा है, टीवी पर भी देखा है और मेरे साथ इस तरह हमारे इस चैनल पर भी देखा है। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार, धन्यवाद और आभार कि आपने अच्छा, ज्वाइन किया। नमस्कार मैम। माय प्रिविलेज मैम। आप ये बताएं सर, कैसा चल रहा है आजकल? जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, आपको अपना जमाना भी याद आता होगा। और कश्मीर से तो हमने जो तस्वीरें देखी हैं, ईरान की एम्बेसी तो खास तौर पर कश्मीरियों को धन्यवाद दे रही है, सब कुछ लुटाने के लिए वो तैयार हैं कि भाई ईरान जो है वापस खड़ा हो। कह रहे हैं हमारे तो फादर फिगर को मारा है यूएस ने। तो बहुत प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी हमने कश्मीर से देखी। ओवरऑल आप क्या महसूस करते हैं? फादर फिगर नहीं, वो रहबर मानते हैं, उनको बोलते हैं मजहबी लीडर है हमारे, सुप्रीम लीडर। रूहानी लीडर है हम्म। हमारे। रूहानी को हम्म। खमैनी को रूहानी लीडर बोलते हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि जो शख्स दिन में जितनी बार कांग्रेगेशन में बोलता था, अपनी कांग्रेगेशन शुरू करता था, मैं मजमे को या जलसे को एड्रेस करने से पहले इजराइल को डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल करके शुरुआत करते थे अपनी कांग्रेगेशन को, वो कैसे रूहानी लीडर हो सकते हैं? वो लीडर जो जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, जिसने हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कई बार कोशिश की, जिसने हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के हिंदुओं को, इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाजा के साथ कंपेयर किया, ये भी कहा कि कश्मीर जहाद के बारे में टिप्पणी की। तो मैं समझता हूं कि वो हिंदुस्तान में, एटलीस्ट हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए रहनुमा और रहबर कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि पैन इस्लामिक एफिलिएशन, आपकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज है मजहब के नाम पे, चाहे वो हिंदुस्तान का दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि कल या परसों किसी चैनल पे बात कर रहा था, तो एक बहुत बड़े अपने आप को मुसलमानों के लीडर बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो चैनल पे बोलते हैं कि मैं उनको पूछ रहा था कि आपका ईरान के साथ क्या रिश्ता है? बोले कि हमारा कलिमा का रिश्ता है। तो पाकिस्तान के साथ भी कलिमा का रिश्ता है, ऐसा बोले थे। इसका मतलब है कि अगर आपका कलिमा का रिश्ता है, उस कलिमे के रिश्ते के नाम पे आप अपने अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, अपने हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का जोड़ के, तो आप वो रिश्ता निभाएंगे और हिंदुस्तान में अपने अपने मुल्क के की खातिर नहीं सोचेंगे। तो मैं समझता हूं कि, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, और ये कंटेम्प्रेरी समय खिलाफत मूवमेंट में हुआ था, जबकि वहां के वो जो ऑटोमन एम्पायर खत्म हो रहा था, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों किसने किया? महात्मा गांधी ने उनको कंसोलिडेट किया। और आपके दर्शकों बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कैन यू इमेजिन, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को बहुत बड़े सेकुलर हो थे, कांग्रेस के अंदर थे, बड़े सेकुलर अपने आप को मानते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलते थे, मिस्टर मोहनचंद करमचंद गांधी बोलते थे। उन्होंने बोला, मिस्टर मोहनचंद करमचंद गांधी, आप बहुत गलती कर रहे हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैन इस्लामिक एजेंडा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हो, ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं हो। कैन यू इमेजिन, उसी मोहम्मद अली जिन्ना ने कराकुली टोपी पहन के उसी 47 में उसी मुस्लिम कंसोलिडेशन को इस तरह से टू नेशन थ्योरी के नाम पे इस्तेमाल किया कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और पाकिस्तान बना दिया, कत्लेआम हुआ हिंदुओं का। तो मैं समझता हूं कि ये दोबारा हो रहा है, और हिंदुस्तान पहली गलतियों से नहीं सीख रहा है, और अब सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो ये जज्बा दिखा रहे हैं वहां के लोग उनके ऊपर, आपको अभी जो खबरें जैसे आ रही है वहां पे, वो चंदा इकट्ठा करे, वो करे, ये करे, मैं समझता हूं कि आपको ये अब दिलाना, आप तो कश्मीर इतना फॉलो करती है, इतना क्लोजली, इतने बरसों के साथ आपके साथ, इतनी बार मैं प्रिविलेज महसूस करता हूँ आपके साथ डिबेट में मैं रहा हूँ, और कई इश्यू से हमने बात की हुई है, चाहे कश्मीर जहाद हो, पाकिस्तान से चल रहा हो आतंकवाद, या दुनिया भर में कहीं पे भी जहादी कॉन्फ्लिक्ट हो, हमने कई बार बातचीत की है। आपको याद होगा कश्मीर हिंदू का नरसंहार हुआ, तो क्या इमेजिन, आप श्रीनगर से काफी वाकिफ है, नाज सिनेमा के पास है हजूरी बाग है, हजूरी बाग नाज सिनेमा श्रीनगर के पास, ठीक है। ये अमीरा कदल के इस तरफ से लाल चौक है, दूसरी तरफ हजूरी बाग है, पुराने अमीरा कदल को क्रॉस करेंगे नाज सिनेमा के पास। मेरे कॉलेज के रास्ते, मेरा अमर सिंह कॉलेज पढ़ता था, रास्ते में पढ़ता था वहां पे कश्मीरी हिंदुओं के घरों से, जो जिनको जिहाद और नरसंहार के अंतर्गत उनको वहां से निकलना पड़ा, उनका जो बचा खुचा माल था घरों के अंदर, वो वहां पे संडे मार्केट को बिकता था। चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो
उनके समवार हो, चाहे उनका बर्तन हो, थालियां हो, चाहे वहां के उनके बाथरूम से निकाले गए वॉश बेसिन हो, वो जाके वहां पे संडे को बिकते थे। कल मैंने कहीं वो इमेजेस देखे कि वहां पे उन्होंने ऐसे सामान इकट्ठे कर, लग रहा था कहीं उनमें से कश्मीरी हिंदुओं का जो उन्होंने लूटा हुआ सामान है वो भी तो नहीं रखा हुआ। तो और ये दूसरी बात सवाल इसमें आ जाती है कि कैसे उनकी आंखों जस्ट के सेकंड, सामने। आप जो जस्ट अ सेकंड, आप बोले कौन सा सामान, कब कब की बात करें सर? 90 के दशक में जब हिंदू कश्मीरी अच्छा, हिंदू का 90 की। नस्ल हुआ, अच्छा, अच्छा, कश्मीर अच्छा, जहाज अच्छा, अच्छा। शुरू हुआ, जब जब रेप, हम्म। मर्डर और मास अच्छा, मर्डर अच्छा, अच्छा। कश्मीरी हिंदू का हुआ। इमेजिन, हम्म। जिस मोहल्ले के अंदर 100 घर मुसलमानों के होते थे, कश्मीरी हिंदू का 2 या 3 घर होते थे, बहुत बार एक घर भी होता था, उस घर से चीखें निकलती थी। और ये कश्मीरी मुसलमान अपने घरों की खिड़कियां बंद करते थे, उनको इस अपने घर के सामने, मतलब कश्मीरी मुसलमान तो कन्वर्ट है ना, उनके सरनेम एक जैसे है, सब कुछ एक जैसा है। जब जब डर के मारे उन्हें तलवार की नोक पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसके बावजूद कि तुम्हारे अपनी जबान बोलने वाले, जो कभी तुम्हारे 2 या 3 जनरेशन पहले तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे मोहल्ले में रहते थे, तुम्हारे कई घरों के अंदर ना आधा घर मुसलमान बन गया था, आधा, बहुत ऐसे कम घर थे लेकिन थे ऐसे, आधा घर मुसलमान बन गया था, आधा हिंदू था, एक ही घर में रहते थे। तो आपने अपने वो कश्मीर के मूल निवासी अपने पड़ोसियों के बारे में तो कभी आपने ये नहीं दिखाया कि उनके लिए दर्द नहीं दिखाया, लेकिन दूर, हजारों किलोमीटर दूर ईरान के अंदर या गाजा के अंदर फलस्तीनियों के साथ, उन फलस्तीनियों, हमास के साथ, फलस्तीनियों के मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं फलस्तीन के लिए उनको अपना मुक्त मिलना चाहिए, जो भारत की पॉलिसी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, फलस्तीनियों का हक है। लेकिन इसी ईरान की वजह से, चूंकि ईरान ने पैलेस्टीनियन मूवमेंट को जहादाइजेशन किया, उस वजह से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। हमास को इन्होंने फंड किया, हमास को इन्होंने तवज्जो दी, यमन उनको में। हौसला अफजाई की, उनको मदद की, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, विच इज नथिंग बट जिहादाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन। और हिजबुल्लाह को इन्होंने आर्म किया, उस वजह से पैलेस्टीनियन का इश्यू जो है खत्म हो गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, जिनका बड़ा दर्द हो रहा है ना, फलस्तीनियों का भी झंडा चढ़ाते हैं बीच बीच में, फलस्तीनियों की जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका लेजिटिमेट, जो यूएनओ में जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो पीएलए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है ना, उसके जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, वो जानती अब्बास। है हमास के बारे में क्या बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलता है सन्स ऑफ डॉग्स, कुत्ते के बच्चे, हमास को बोलते हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान हमास के लिए वावेला करते हैं। हमास का वो खालिद मशाल केरल के मुसलमानों को एड्रेस करता है, ऑनलाइन एड्रेस किया और बोला कि तुमको इकट्ठे, हम लोगों को इकट्ठे हिंदुत्व और इसमें ज़ियनिज्म के साथ लड़ना चाहिए, ये इतनी हिम्मत होती है। जबकि जबकि फलस्तीन का प्रेसिडेंट, लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, उनको सारी दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करती है, भारत उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनकी एम्बेसी हिंदुस्तान के अंदर है, वो कहते हैं हमास आर डॉग, सन्स ऑफ डॉग, कुत्ते के बच्चे हैं। और उनके लिए ये आंखों है सिर्फ। और ये भी बताना चाहता हूं भाई दिवे, गाजा दुनिया में एक ही जगह है जहां पे शिया और सुन्नी इकट्ठे लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉमन दुश्मन है। कॉमन दुश्मन कौन है? वो यहूदी है। जब आप बोलते हैं क्योंकि ईरान का जो ऑफिशियल, उनको तो एंथम है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, यानी यहूदियों की मौत। और उसी प्रकार से हमास का जो चार्टर है, ऑफिशियल चार्टर है, फ्रॉम रिवर टू द सी, यानी फलस्तीन सारा होगा जॉर्डन रिवर से लेके वहां पे मध्य सागर तक। तो इसका मतलब है कि वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं इजराइल के वजूद को। तो ये इनका कॉमन है यहूदियों। नहीं तो शिया सुन्नी की जंग जो 1400 साल पुरानी है, 1400 साल, यानी जितना इस्लाम की उम्र है उतनी ही यहूदियों, ये शिया और सुन्नी की आपस में जंग है। हिंदुस्तान के अंदर तो बीजेपी की सरकार आने से पहले तो ताजिया का जुलूस भी नहीं निकलता, वो हिंदू उसको अपोज नहीं करते थे। वो सुन्नी मुसलमान, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे कश्मीर में हो, श्रीनगर में हो, सुन्नी मुसलमान उसको विरोध करते हैं, पथराव करते हैं उनके ऊपर। तो आज सिर्फ क्योंकि एक कॉमन एनिमी है, यहूदी कॉमन एनिमी है, जिसका अगेन मजहबी बैकग्राउंड है, उनकी रिलीजियस बैकग्राउंड है, मिडिल ईस्ट की तारीखी सिविलाइजेशन वॉर से ताल्लुक है, इसलिए वो मोमेंटरली इकट्ठे हो गए और एक बार जज्बा हो रहा है। जबकि कश्मीर के अंदर भी अभी आपने देखा होगा, बिल्कुल वाकई में श्रीलंका के साथ शियाओं की ज्यादा तादाद
तादाद जो है वो बडगाम और बारामूला में, तो वहीं पे ज्यादा ये दिखावा हो रहा जो कुछ कर रहे हैं इस्लाम पे। और ये भी नारा लगाते हैं हर घर से खुमैनी निकलेगा, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह, ये सब नारे लगा रहे हैं, जबकि वही कश्मीर के शिया, ज्यादातर शियाओं के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं ईरान के अंदर, वो प्लीड करते हैं सरकार के, हमारे बच्चों को ले आइए हमारे वाले, तुम्हें अगर हर घर में खुमैनी पैदा करना है, कश्मीर बनेगा, हिजबुल्लाह बनेगा, हम ईरान के लिए जान देने के तैयार, तो आपने उन बच्चे लड़के लड़कियों क्यों नहीं बोलते वो भी वहां पे लड़ाई में शामिल हो जाए, उनको क्यों यहाँ पे सेफ हिफाजत से बुलाना चाहते हो? तो ये एक इस्लामिक जज्बा है जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है, कि अगर ये जो जनरल विपिन रावत कहते हैं 2.5 फ्रंट वॉर, जो हाफ था वो आजकल 1.5 गुना हो चुका है, क्योंकि इंटरनल जो हमारी जो इस्लामिक मोबिलाइजेशन, इस्लामिक कंसोलिडेशन, एंटी हिंदू हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत उभर के आ रही है, और कश्मीर उसका एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, क्योंकि वहां तो हिंदू है नहीं, निकाल दिए। और इसी मुहिम के अंदर, इसी सेंटिमेंट, इसी जज्बे के अंदर कश्मीर के हिंदू का नरसंहार बुला दिया गया, यानी कि चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान की सेक्युलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बैठ के अपने ऑफिशियल ऑफिस में बैठ के वो फातिया टाइप का कुछ पढ़ रहे थे खमैनी के लिए। लेकिन उनको पूछो कि तुम्हारे पिछवाड़े में कश्मीर के हिंदू, तुम्हारे पड़ोस हिंदू 36 साल पहले जिनका तुम्हारे सामने, तुम्हारी नाक तले शेख फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद की आंख तले जिनका नरसंहार हुआ, रेप, मर्डर और मास मर्डर के बाद, कभी लेजिस्लेचर असेंबली में तुमने कभी रेजोल्यूशन पास नहीं किया, जबकि तत्कालीन उनमें से बहुत पृथकतावादी उनके लिए मातम मनाया जाता है वहां पे। ये मैं बताना चाहता हूँ, वो चैनल पे ना एंकर बहुत बड़े आपसे भी सीनियर एंकर है, वो कह रहे थे कि वो पैनलिस्ट को बता रहे थे, अगर आप खुमैनी के लिए ये ट्रिब्यूट कर रहे हो, फातिहा पढ़ रहे हो, तो कल तो आप ओसामा बिन लादेन के लिए पढ़ेंगे, तो उसके लिए शांति दूत बोलेंगे। तो मैंने उनको ऐड किया, मैंने कहा सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिहा श्रीनगर में बटमालू में वो सैयद अली शाह जिलानी की सदारत में पढ़ा गया, जुमा फातिहा ओसामा बिन लादेन के लिए भी पढ़ा गया। कश्मीर जो है ना, ये एक जिहाद का सेंटर है, आप जितना भी उसको डेमोक्रेटाइज कीजिए, सेक्युलर करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कश्मीरी हिंदू का तो नरसंहार नहीं हुआ, उनका वजूद ही खत्म गया, वॉश ऑफ हो गए। अब हम लिटरली हमको बता दिया कि माइग्रेंट चले गए, आना होगा, आ जाएगा, बार बार इसका जिक्र होता है। लेकिन मैंने जैसे बोल रहा हूँ, हम बताते हैं, हम हर दिन कश्मीरी हिंदू अपने पलायन के अंदर अपने जख्मों के ऊपर रोज नमक छिड़कते हैं। यानी वो भी 23 मार्च को ना, परसों वो नादिम मर्ग की कत्ल का जो एनिवर्सरी थी, 2003 में मारा गया था, 24 कश्मीरी हिंदू को मारा गया था। और जानती हैं आप, उनमें एक छोटा बच्चा था मुन्ना, वो लाशों के ढेर में जब उनको कतार में खड़ा करके गोली मार AK-47 सबको मार दिया गया, तो जब जिहादी लौट रहे थे वापस, तो पीछे से उन लाशों के ढेर में से एक बच्चे के रोने की आवाज निकली। वो जिहादी वापस निकलता है, एक वापस आता है, अपने जिहादी कमांडर को बोलता है सर एक अधूरा काम रह गया। वापस आता वो जिहादी भरभर और अपनी पूरी AK-47 बच्चे, छोटे नवजात, लगभग नवजात इन्फेंट बच्चे जो चिल्ला रहा था, उसके सिर के अंदर पूरी AK-47 खाली कर दिया उसने। तो ये है कश्मीर जहाज जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, और इनका दिल धड़कता है, पाकिस्तान के लिए धड़केगा, उनका हमास के लिए धड़केगा, इनका ईरान के लिए धड़केगा, इनका गाजा के लिए धड़केगा, इनका यमन के लिए होगा, लेकिन क्योंकि इनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। ये हिंदुस्तान के लिए, मैं समझता हूँ पूरे भारत के लिए ये बहुत बहुत, क्योंकि ये सेंटिमेंट अभी दिख रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिख रहा है, और किसी हद तक शिया सुन्नी किसी हद तक अपने आप को दिखा रहे हैं, जबकि ईद के ऊपर तो वो दिख गया, सुन्नी लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी, शिया लोगों काली पट्टी बन के मस्जिदों में गए, वो तो दिखा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, शिया सुन्नी आपस में जो जंग है पिछले 1400 साल से लड़ रहे हैं, और जो अभी आपको मिडिल ईस्ट में दिख रहा है आने वाले दिनों, अभी तो सुन्नी जो अरब है अभी तो टॉलरेट कर रहे हैं कि शिया ईरान उनके ऊपर बमबारी कर रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ रहा है, जबकि कोशिश हो रही है दुनिया भर में दिखाने की कि ये जंग इजराइल के कहने पे हो रही है, इजराइल के कहने पे वॉर हो रहा है। लेकिन लोग बहुत नहीं जानते, और जानना चाहिए कि सऊदी अरेबिया का रोल इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने शायद आपके चैनल पे भी बोला, आपके प्रोग्राम में भी बोला, बोलता रहा हूं कई साल, 2-3 साल से बोल रहा हूं कि जब तक इस्लाम के अंदर अंदरूनी
रिफॉर्म नहीं आएंगे, ये जिहाद की वारदात को हम जिहाद को हम कंटेन कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये मानवता को झेलना पड़ेगा, दुनिया भर में झेलना पड़ेगा। और मुझे ये किंग जो प्रिंस सलमान है, उसके अंदर एक आशा की किरण दिखती है, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की है और शुरुआत अपने घर से की, सऊदी अरेबिया से की है, जहां औरत अब गाड़ी भी चलाती है, औरत सामने भी दिखती है, औरत काम भी करती है, पब्लिक स्फेयर में आप औरत का चेहरा देखते हैं, वो काम करे। तो मैं समझता हूं कि और जो उनकी जो जैसे यूएई, जैसे प्रिंस सलमान का, इन्होंने अगले 30 साल तक का अपने सऊदी अरेबिया का उन्होंने सलमान ने एक एजेंडा बना कि हमारा मुल्क कैसा हो, पेट्रोल ऑयल इंडस्ट्री से हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आईटी में। ये उनका भविष्य का ये उनका संकल्प है। उसी प्रकार यूएई में कोशिश कर रहे थे, अभी करेंगे, आई एम श्योर वो कामयाब हो गए इसमें। वो एक दूरदर्शिक उनका एजेंडा है कि जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे वो डेटा सेंटर्स का, दुनिया का डेटा सेंटर का हब बनाएंगे वहां पे। तो इन लोगों को जिहाद से कुछ लेना देना, ये अपने मजहब है, फेथ है, उनको सलामत हो, लेकिन किसी दूसरे को काफिर के नाम पे मारना नहीं चाहते। और अभी तक ये जो सुन्नी लोग हैं, इन्होंने अभी तक वापस वार नहीं किया है ईरान के, जबकि उनके पास तबाही हो गई है। और मैं समझता हूं कि उनका धैर्य किसी हद तक खत्म हो रहा है। और मैं हैरानी होगा आने वाले दिन में, आज रात को या कल या दो दिन में, सऊदी अरेबिया, खासकर सऊदी अरेबिया और यूएई से वापस ईरान के ऊपर हमला होगा। और जैसे मैंने बोला, 1400 साल पुरानी जो शिया सुन्नी जंग पहले तलवारों से लड़ी जाती थी, अब बमबारी में जो ईरान की तरफ से तो शुरू हो गई है, लेकिन सुन्नी लोगों ने अभी जवाब नहीं दिया। तो उस वक्त मुझे बड़ा पूछना पड़ेगा कश्मीर के इन इस्लामिस्टों से कि अब तुम्हारा दिल किसकी तरफ धड़केगा, शिया ईरान की तरफ या सुन्नी सऊदी अरेबिया की तरफ? क्योंकि सऊदी अरेबिया तो ऑफिशियल कस्टोडियन है मक्का और मदीना। क्या उनके लिए आपका दिल नहीं धड़केगा? और ये जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये जो चंदा दे रहे हैं, क्या उन ईरानियों के लिए भी है जो ईरान के अंदर खुमैनी की मौत के बाद जश्न मना रहे थे? क्या ये चंदा उनको, क्योंकि बमबारी उनके इलाकों पे भी हो रहे, बमबारी उन पे भी हो रहा है, उनके भी उतना ही जुल्म हो रहा है। वो ईरानी बाशिंदे है, ईरानी मुसलमान है, ईरानी शिया है, लेकिन वो इतना तंग आ चुके हैं इस थियोक्रेसी से कि उन्होंने खुमैनी का मौत का जश्न इसी ईरान के अंदर मनाया। ये दूसरी बात है कि उसी खुमैनी ने जनवरी की और फरवरी के महीने में हजारों कहते हैं उन शिया ईरानियों का कत्लेआम कराया जो इस रिजीम, थियोफैशिस्टिक रिजीम के साथ, इस्लामिक रिजीम के साथ उनके एग्री नहीं करते हैं। उन्होंने खुद उनका कत्लेआम किया, रिवोल्ट कर रहे थे वो लोग। मैं समझता हूं कि ये जंग जो है, ये हमारे लिए इसमें बहुत सीख है। इकोनॉमिक रीजन तो है ही है, रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत कुछ हमें झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं इंटरनल आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से हम एक बड़े दौर से गुजर है। यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे भी सर फिरे, सुसाइड बॉम्बिंग करे, चाहे वो इंडियन, क्योंकि इंडिया प्रोपेगेंडा करा है कि हिंदुस्तान ने ईरान के खिलाफ, ईरान के समर्थन में कोई स्टैंड नहीं लिया। मैं समझता हूं कि ईरान के समर्थन में क्या, ये हम उनका समर्थन इसलिए करें क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे थे? क्या उस मुल्क को हम समर्थन करें जो सुबह शाम? इसमें मैं 2-3 बातें ललित सर ऐड करना चाहती हूँ। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आपने कहा कि इंडिया क्यों सपोर्ट करे, बट कुछ फैक्ट्स है। जैसे खामेनी साहब का आपने जिक्र किया था, खामेनी साहब के लिए ही जाकर कॉन्डोलेंस बुक साइन की इंडिया ने ऑफिशियली। हम जब ईरान की बात करते हैं तो हम चाबहार की भी बात करते हैं। इंडिया ने ईरान से रुपए में एक पॉइंट था जब तेल खरीदा था और यूएस हमें सैंक्शन करने की बात कर रहा था और पता नहीं क्या क्या हुआ। ठीक है, चाबहार को लेकर जिस तरह का दबाव इंडिया पर बनाया यूएस ने। आपने भी शिया सुन्नी टेंशन का जिक्र किया था, इससे जुड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास, और ये स्टोरी करीब 4-5 साल पुरानी है। जब मैं 2021 की ये स्टोरी है। उस दौरान मुझे एक एनजीओ चलाते थे, वहां पे शिया थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान जो है, शिया जो था वो हिस्टोरिकली हमेशा इंडियन फोर्सेस के साथ रहा। उसका रीजन था, अभी आपने क्योंकि शिया सुन्नी टेंशन का जिक्र किया, उसी से जुड़ी हुई स्टोरी।
वो कहते जब भी इनका मुहर्रम होता था तो सुन्नीज इन्हें जाके तंग करते थे, इन्हें परेशान करते थे। तो जैसे ही शियाज को इंडियन फोर्सेस दिखाई देते थे, जैसे आर्मी दिखी या सीआरपीएफ दिखी, तो ये वहां पे खड़े होकर सुन्नीस को चढ़ाने के लिए जय हिंद के नारे लगाते थे। तो पाकिस्तान तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पाकिस्तान ने शियाज को रेडिकलाइज करने का बहुत बड़ा एक नेफेरियस डिजाइन साजिश की है एंड टू एन एक्सटेंट उन्हें लगा कि शियाज जो है उनका रेडिकलाइजेशन हुआ भी, उन्होंने ये बात मुझे बताई। इसके अलावा हम जब बात कर रहे हैं कि कश्मीरीज, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हमने कश्मीर में इस तरह के प्रोटेस्ट पंडितों के या हिंदुओं के जिनोसाइड पे क्यों नहीं देखे? पहलगाम अटैक के बाद इतने ही इंटेंसिटी के प्रोटेस्ट हमने क्यों नहीं देखे भाई कि आपके पेट पे लात मार दी गई? प्रोटेस्ट हुए, मैं फैक्चुअली इस बात को डिनाई नहीं करूंगी, प्रोटेस्ट हुए थे। पाकिस्तान खुद सदमे में आ गया था कि कश्मीरी कैसे बाहर निकल के आ गया, ये सब चीजें हुई। लेकिन कुल मिलाकर स्टोरी यही आ जाती है कि कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन बढ़ा है सर, और देखिए ऐसा गवर्नमेंट है, ने क्या किया और क्या नहीं किया उसे लेके भी लोगों ने सवाल उठाए। राइट और रॉन्ग वो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी। जब मैं ये बोल रहा हूँ, जो शिया कम्युनिटी जो बता रहे हैं आप कश्मीर की, जो सड़कों पे आए, जिन्होंने लाल चौक पे वो जो जिंजा जना ईरान का चढ़ाया, खुमैनी का पोर्ट्रेट चढ़ाया, ये आम शिया लोग नहीं है, ये वो जज्बाती हैं, ये वो जिहादी है जिनका एजेंडा जो है, जो सुन्नियों का भी है, जो यहूदियों के खिलाफ है। नहीं तो आज तक कभी आपने सुना कश्मीर के मुसलमान कभी सड़क पे निकले हो कि सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में आज की तारीख में अगर आप सारी यूएन और सारी दुनिया की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखेंगे, आज की तारीख में सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर कहीं दुनिया में है, वो सूडान में है। वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा क्योंकि सूडान की सिविल वॉर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आज की तारीख में यमन का कोई जिक्र नहीं करा, जहां पिछले कई बरसों से सिविल वॉर चल रही है, वहां शिया और सुन्नी एक दूसरे को मारे, मुसलमान मुसलमान को मारा, इसका जिक्र कभी नहीं होगा। सीरिया के अंदर ये तबाही हो गई। मैं तो सीरिया के जो एक सेक्युलर मुल्क था, पूरे 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 गल्फ मिडिल ईस्ट के अंदर एक ही मुल्क था जो एक सेक्युलर मुल्क था, क्योंकि वहां का जो जो किंग असाद वो शिया, जबकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी है। लेकिन वहां पे शिया सुन्नी की जो जंग चल रही थी सिर्फ हुकूमत के लिए, इतने बरसों से वहां पे इतना 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 अत्याचार हुआ, इतना जुल्म हुआ, वहां पे यजीदीज के ऊपर इतना जुल्म हुआ, $5 में यजीदी औरत को ऑक्शन किया गया, बेचा गया, खरीदा गया। उसके लिए तो कभी भी कहीं पे भी किसी मुसलमान की कॉन्शियस को हिट नहीं किया। क्यों ऐसा है कि हमास और ईरान जो जो ये रेडिकल ईरान है, उसी के लिए उनका दिल लड़कता है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, कश्मीर के अंदर ये सही बात है, कश्मीर के अंदर ये सही बात है। एग्जाम्पल दिए, उसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। आपने तो फिर भी यमन की बात की, आपने तो फिर भी सीरिया की बात की, आपने तो फिर भी सूडान की बात की। मुझे तो इतनी दूर जाना ही नहीं है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने आ रहा हूं। ड्रग रिहैब सेंटर पर बम गिरा दिए, 400 लोग, जो अफगान गवर्नमेंट है वो कह रही है, और मैं अफगान गवर्नमेंट को मानूंगी क्योंकि झूठिस्तान पे मुझे एक रत्ती भरोसा नहीं है। अफगान गवर्नमेंट वहां पे इनवॉइस को लेके गई है, इनवॉइस और रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर गई है, जहां पे पाकिस्तान ने ये नापाक कायराना हरकत की है। के लिए नहीं देखा हमने कोई भी प्रोटेस्ट। वो एग्जैक्टली मुसलमान नहीं थे। मैं ये बिल्कुल आप सही कह रही है कि मैं वो शियाओं को बता रहा हूं, क्योंकि जो कॉमन शिया वहां का, वो उतना ही खौफ के अंदर है जितना शिया पाकिस्तान के अंदर है। वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली शियाज की प्रोसिक्यूशन होती। पिछले साल कराची के अंदर लाखों सुन्नी सड़कों में निकले कि शियाओं के खिलाफ वहां पे जुलूस है। अहमदियाज को तो वहां खत्म कर दिया लोगों, वो तो बेचारे डरे धमके हुए हैं। उनके तो 2 गज, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आगे के थे अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान बनाने के लिए, आज की तारीख में उनको उसी पाकिस्तान के अंदर 2 गज जमीन दफनाने के लिए नहीं मिलती। वहीं पे शियाओं को लिए पर भी वहां पे जुल्म और अत्याचार हुआ। कभी कश्मीर के मुसलमानों ने कभी इसके बारे में बोला नहीं। और अभी मुल्ला मुनीर ने, जबकि पाकिस्तान के शिया लोगों ने भी ऐसे ही ईरान के लिए जज्बा दिखाने की कोशिश की, उन्होंने बोला तुम लोग ईरान चले जाओ, आप हिम्मत करेंगे। मैंने उसी चैनल पे किसी को बता रहा था जिसने बताया कि मेरा रिश्ता जो है कलिमा का रिश्ता है पाकिस्तान और ईरान के साथ। मैंने कहा तुम चले जाओ वहीं पे अगर कलिमा का रिश्ता है। तो कश्मीर के अंदर भी जो आम शिया है वो डरा हुआ, सुन्नियों से डरता है, और वो हमको अकेले में
इंडिविजुअली बताते हैं कि आप तो निकल गए, अब हमारा नंबर है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जहां पे शिया माइनॉरिटी में, अक्सर हर ईरान को जोड़ के हर मुल्क के अंदर वो माइनॉरिटी में है, या यमन के अंदर थोड़े बराबर है माइनॉरिटी में, उनकी हर लोकल लैंग्वेज में, अरब में हो या इवन अफगानिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, तो उन लोकल लैंग्वेज में ये बोला जाता है, और कश्मीर में बोला जाता है। मैं कश्मीर में बोलूं, बताऊंगा आपके दर्शकों को क्या बोला जाता है। रहफिजन पत कैफरन पत रहफिजन लार, काफिरों के बाद शियाओं का नंबर है। ये कश्मीरी में बोलते हैं, ये बचपन से हम सुनते आए। कैफरा पत रहफिजन लार, काफिरों को खत्म किया, अब अगला नंबर शिया लोगों का है। तो वो डरते हैं वहां पे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो वहां के जो आम शिया लोग हैं, जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, वो चाहेंगे कि वो सेफ रहे, और उनको मालूम है कि हिंदुस्तान से ज्यादा उनके लिए कोई सेफ दुनिया में नहीं है जगह। जो वहां जो जो इनोसेंट वहां के शिया लोग हैं, वहां पे जो जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, तो उनका जज्बा भारत की सेना के प्रति बहुत ही आदरणीय है और दिल से है। लेकिन मैं जब लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज का जब इजहार होता है, तो और से निकलती है सड़क है, तो ये इंप्रेशन तो यही जाएगा ना, आप ही तो आप ही तो कर रहे हैं ये लोग। जो भारतीयता का प्रतीक है वो बहुत कम है, और वो बोल भी नहीं सकते, वो निकल भी नहीं सकते। वो उनकी तादाद कश्मीर के अंदर बहुत कम है जो आवाज उठा सके, क्योंकि वो लोग भी इन्हीं सुन्नी लोगों से डरते हैं, क्योंकि उनका नंबर अगला आएगा। तो पर जैसे हमने कभी देखा है ना। आपने सही बोला, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर पिछले तालिबान के आने से पहले पिछले 40 साल से वहां पे सिविल वॉर चल रही। मुसलमान को मारा वहां पे। हिजबे इस्लामी का लीडर है, उसको बोलते हैं बुचर ऑफ काबुल। वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से बॉर्डर से वहां पे काबुल के ऊपर बमबारी करता था। हिजबे इस्लामी का लीडर, मुझे एकदम नाम अभी याद आएगा, बताऊंगा उसको। बुचर ऑफ काबुल किसी अमेरिकन या रूसी को नहीं बोलते। बुचर ऑफ काबुल उस जहादी को बोलते हैं जिसने अपने काबुल के ऊपर बमबारी की है। तो कश्मीर के अंदर तो आज तक कभी नहीं बोला, कभी आवाज नहीं बोला। अभी पाकिस्तान कश्मीर के इधर सियाओं की प्रोसिक्यूशन कर रहा पाकिस्तान के अंदर, कभी बोलते नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर गोलाबारी कर रहा है, वहां पे मजलूम छोटे बच्चों के ऊपर वार कर रहा है, अस्पतालों के ऊपर वार कर रहा है, वहां से तो कोई आवाज नहीं आती। क्योंकि मैं अभी कह रहा हूं, क्योंकि फलस्तीन के ऊपर इनकी कंसोलिडेट हो जाती है ओपिनियन। क्यों? क्योंकि एक कॉमन दुश्मन है, वो यहूदी है, और इसलिए हिंदुस्तान से भी नफरत करने लगे। क्योंकि हिंदुस्तान का आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मिलिट्री पार्टनर, समर्थन जो हमें इजराइल से मिलता दुनिया में किसी मुल्क से नहीं मिलता। रूस के बाद अगर कोई हमारा सपोर्टर है मिलिट्री अफेयर्स में, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, वो इजराइल है। इसलिए वो इजराइल से भी नफरत करते हैं। और क्योंकि नरेंद्र मोदी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारा साइड, हमारा प्रो इंडिया है। हम जब जरूरत पड़ती है ईरान से बात करते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके प्रेसिडेंट से बात की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनकी एम्बेसी यहाँ पे, सब कुछ होता है। जिस दिन उन्होंने कंडोलेंस बुक खोली, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी गया वहां पे, जिस दिन बुक खोली कंडोलेंस बुक, उसी दिन हमारा फॉरेन सेक्रेटरी गया, उन्होंने वहां पर कंडोलेंस ली। हम उनकी चापलूसी नहीं करेंगे, जो फॉर्मल है, जो प्रोटोकॉल है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो भी बात कर रहे हैं। वो हमारे शिप छोड़ने को एहसान भी नहीं कर रहे हैं। आपने चाबार पोर्ट का जिक्र किया, उसको हमने इस बजट के अंदर कोई एलोकेशन नहीं किया, क्योंकि ईरान की तरफ है। अमेरिका का प्रेशर तो था, अमेरिका तो बहुत प्रेशर रहा है। रूस के प्रति भी हमारा प्रेशर रहा था। हमने कभी अमेरिका के प्रेशर के अंदर नहीं आए। हम रूस के साथ, अभी ईरान के सामने रिश्ते नहीं छोड़े, हमारा आदान प्रदान होता रहा है। अभी 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 मेडिसिन का हमने उनको हेल्प किया उनके साथ। लेकिन जब बात होती है चाबार पोर्ट की, उसके अंदर रीजन थे, ईरान भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था अभी। इस वजह से हमने जितना उसके अंदर इन्वेस्ट किया, किसी एक नेशनल चैनल के ऊपर उनका खुमैनी का रिप्रेजेंटेटिव जो ईरान एम्बेसी में दिल्ली के अंदर है, मुझे खेद है कि उस बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने उसको इशू को आगे नहीं लिया। तो उसने खुद बोला, वो फौपा हुआ, उस रिप्रेजेंटेटिव ने खुद बोला कि खुमैनी साहब की वो तारीफ कर रहे थे, खुमैनी की तारीफ करें, वो इतने महान थे। क्योंकि चाबार पोर्ट के बारे में जब हमारी तरफ से, ईरान की तरफ से अड़चने आ रही थी, तो हिंदुस्तान की सरकार ने उनको अप्रोच किया था। तो जब खुमैनी को पता लग गया
कि हम ईरान की तरह अड़चने आई तो खुमैनी साहब इतने अच्छे, वो अपने लीडर की तारीफ कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं तो आप चबार पोर्ट को हिंदुस्तान के ऊपर कोई रुकावट मत आई। इसका मतलब अनऑफिशियली फोपा हुआ कि हम रुकावट क्रिएट कर रहे थे, जो उसका हमने अंदाजा लगाया था। तो हमने उसके ऊपर ये कोशिश की कि हम उसको अबेंडन नहीं किया है, हमने इस बजट में एलोकेशन नहीं किया। दूसरी बात ये और बताना चाहिए, बार बार बताया जाता है कि ईरान कश्मीर का हिंदुस्तान का समर्थक है, कश्मीर का, बिल्कुल सही बात है। 90 के दशक में हिंदुस्तान की बड़ी कंडीशन क्रिटिकल थी। ओआईसी में रेजोल्यूशन पास होता तो ह्यूमन राइट्स के कमीशन में चला जाता और हमारे अगेंस्ट प्रतिमा लग सकते थे। तो उस वक्त नरसिम्हा राव जी ने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट लिया। और दिनेश सिंह, बाय द वे, दिनेश सिंह ऑल इंडिया हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री हुआ करते थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में सीरियसली बीमार थे, एडमिटेड थे। तो रातों रात उनको मिलिट्री एयर एम्बुलेंस में निकाल के ये तेहरान ले जाया गया, वहां पे बातचीत कराया गया, उसी रात को वापस आ गए, सवेरे हो गया। तो ईरान ने हमारा समर्थन इसलिए कोई बड़ा वो अगेन इट वाज ईरान के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि अफगानिस्तान की वो डेवलपमेंट होती है। हिंदुस्तान और ईरान इकट्ठे अफगानिस्तान में सिविल वॉर में नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये था अगर तालिबान उस वक्त टेक ओवर करेंगे, अगर सुन्नी लोग अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे तो उसका ईरान के ऊपर असर होगा। इसलिए हम लोगों को अफगानिस्तान एक कॉमन फैक्टर था, वो तालमेल रखने के लिए ईरान ने हमारी तरफ उस वक्त ये अपना इंटरेस्ट देखते हुए भी हमको समर्थन दिया। तो ये गिव एंड टेक कोई एहसान की बात है। हम भी जब जरूरत पड़ती है उनका समर्थन करते हैं, जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा समर्थन किया, हम उसके लिए आभारी हैं। हमने उनके लिए थैंक्स बोला। लेकिन ये कहना कि उन्होंने यार, हाँ, ये कहा जाता है कि आयतुल्ला जो पहले आयतुल्ला थे वो तो हिंदुस्तान में पैदा होते, बड़े जज्बाती है लेफ्ट लिबरल जो हमारे जो एंकर है ना, सीनियर एंकर है, अरे इतना भी ख्याल नहीं रहा, सीनियर आयतुल्ला तो हिंदुस्तान क्योंकि उनके पूर्वज आए हुए थे। अरे भाई, जिन्ना तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, जिन्ना तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो क्या उसके लिए भी इकबाल तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये कहना कि ये आप हम सारे मुल्क, ईरान भी अपने मुल्क के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट होंगे, अभी देखो ना कैसे वो डिक्टेट टर्म्स करा, तबाह हो गया मुल्क, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस अपने लोग को साथ ले जाना है, अपना जज्बा रखना है कि हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं तो वो करेंगे, क्योंकि उनका मुल्क है, अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। सुन्नी अरब जो है वो भी अपना कंट्रोल करके बैठा, आई एम श्योर वो भी अपना अभी चुप करके बैठे हुए, इसमें वो अपने मुल्क का इंटरेस्ट देख रहे हैं। लेकिन जब उनको लगेगा कि एक बेंचमार्क क्रॉस हो गया, वो वापस हमला करेंगे, क्योंकि वो भी उनके इंटरेस्ट में होगा, हम भी अपने इंटरेस्ट में देखें। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहकर, हिंदुस्तान का पासपोर्ट, हिंदुस्तान का आधार कार्ड लेकर अगर आप किसी दूसरे मुल्क के लिए उनके लिए मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे उनकी तरफदारी कर रहे हो, तो इसका मतलब खासकर उस लीडर के लिए जिसने पब्लिक में हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, उसके लिए समर्थन करते हुए मैं समझता हूं कि ये आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि आपकी लॉयल्टीज, आपकी वफादारी कहाँ है। नहीं नहीं, बिल्कुल। इसमें मैं दो तीन चीजें और ऐड करती हूँ। आप वो कह रहे थे बूचर ऑफ काबुल, गुलबुद्दीन हिकमतयार, गुलबुद्दीन हिकमतयार, गुलबुद्दीन हिकमतयार, हिजब इस्लामी का लीडर, हाँ। गुलबुद्दीन हिकमतयार। और अच्छा हुआ याद दिलाया। दूसरा पाकिस्तान में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। खैर, तब कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए थे, शिया मॉस्क आपको याद होगी, उड़ा लिया था सुसाइड बॉम्बर ने, और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज वहां पे हुई थी। और अभी आपने मुल्ला मुनीर का जिक्र किया था, तो उसके बाद तो जो वहां के शिया लीडर थे उनको धमकाना पड़ा कि हम ईरान नहीं जाएंगे, तुम्हारी फौज में जो 2 लाख शिया सोल्जर हैं वो तुमको बता देंगे कि तुम्हारी औकात बता देंगे। तो ये सब चीजें रही हैं, हुई हैं, लेकिन फिर वही कुल मिला के जो डिस्कशन है वो वापस लौट कर जाता है कि आपने क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस गिना है, मुझे तो याद है कश्मीर में इलेक्शन कवर करने गई हुई थी मैं, नसरल्ला को मारा था। छोड़ दीजिए शियाज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां के जितने भी बड़े लीडर थे, महबूबा मुफ्ती हो, ये अभी जो सीएम है उमर अब्दुल्ला हो, सब वो इन्होंने अपनी जो कैंपेन्स थी उन्हें सस्पेंड किया था। तो एकदम मातम की बात। और महबूबा मुफ्ती तो अफगानिस्तान को भूल गई, उन्हें तो ईद पे ईरान की बड़ी चिंता हो रही थी, बड़ा उनको दिल धड़क रहा था ईरान के लिए।
पर उस समय उनका अफगानिस्तान के लिए दिल नहीं धड़क रहा था, या उनका शिया जो रहते हैं सीरिया में, उनके लिए कोई दिल उनका नहीं कभी धड़क नहीं, रहा कभी था। नहीं, तो ये कभी नहीं। सेलेक्टिव, ये जो दिल धड़कना है ना, जो सेलेक्टिव दिल धड़कता है, दिक्कत सिर्फ उसी से है। या तो आप एक लॉजिक, आपका एग्जैक्ट ये मजहब, तो आप पूरी दुनिया की चिंता कीजिए, फिर आप वहां भी चिंता कीजिए जहां पे मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। आप विक्टिमहुड मत ढूंढिए, आप विक्टिम कार्ड मत ढूंढिए, आपका स्टैंड एक होना चाहिए और उसी से। लेकिन जब आप ये सब देखते हैं, ललित अंबरदार जी, आप कश्मीर में रहते थे, आपका फैमिली, आपका इतिहास, आपका घर, आपकी चीजें, आपकी बचपन, आपकी यादें, आपके मन में थॉट्स क्या आते हैं? एक बार बताना चाहता हूँ एक और चीज। हाँ, सुन्नी इस्लामिस्टों ने, जिहादियों ने जो कश्मीरी हिंदुओं पर 700 साल में जुल्म किया, नरसंहार किया, उसमें शिया शमसुद्दीन इराकी मुझे एकदम याद आता है। उसने हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म किया, शमसुद्दीन इराकी बहुत जुल्म किया उसने यहाँ पर। ये हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। और आज की तारीख में आप ये जो कश्मीर का जो आप बता रहे थे कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम कैंपेन करते, तब भी नसरल्ला, हमने इसका पहले भी तो हमास का ये हसन नसरल्ला, नसरुल्लाह के लिए नसरल्ला। मातम दी। हाँ, हाँ, उन्हें क्या, सबने किया, उन्होंने सब पार्टीज ने किया, सबने मिल किया, क्योंकि उसमें वही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी नहीं तो। और नेशनल टेलीविजन के ऊपर बोलते थे, वो भी इनका रूहानी लीडर था, स्पिरिचुअल लीडर था, जो हिजबुल्लाह, जो पाकिस्तान के साथ समर्थन करती है कश्मीर जहाद के लिए, कश्मीर के। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो अभी ये लोग कर रहे हैं, जो ये दे रहे हैं, क्या ईरान को ये शुक्राना दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को विक्टिम दिखाने की कोशिश की? क्या ये इसलिए शुक्राना ईरान का क्योंकि ईरान के सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर ने हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की? तो क्या उसके लिए शुक्राना है ये? और दूसरी बात, आपको इतना उन्होंने दो दिन में कहते 500-600 करोड़ उन्होंने इकट्ठा कर लिया। एक ने कहते हैं अपनी 20-25 लाख की कोई गाड़ी भी दी है। तो इसका मतलब इस हिंदुस्तान के अंदर सो कॉल्ड, जहां कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कि कश्मीर के मुसलमान इतने इतने संपन्न है कि वो एक दिन के अंदर ईरान के लिए, किसी दूसरे मुल्क के लिए 500-600 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी दे रहे हैं। भिखारी नहीं है, विक्टिम नहीं है, प्रोसिक्यूटर नहीं है। वही दान देगा ना जिसके पास होगा, जो सोना चांदी वही देगा जिसके पास होगा। तो इसका मतलब इसी हिंदुस्तान के अंदर आप इतने समृद्ध हैं कि आप तीसरे मुल्क के लिए उनको चंदा इकट्ठा करने के लिए उनको पैसा दे। और ये मत भूलिए, हमने बांग्लादेश के लिए हर हिंदुस्तानी ने पोस्टल स्टैंप के ऊपर एक्स्ट्रा पोस्टल स्टैंप दिया है, तब हमने बंट गया। अभी जो अपोजिशन तीसरे मुल्कों की लड़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को घेरने की, क्योंकि नरेंद्र मोदी से नफरत है, इसलिए मुल्क से नफरत कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन दे रहे हैं। जो पाकिस्तान से आवाज उठती है, दूसरे मुल्क से आवाज उठते हैं, उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप इमेजिन करिए, जब बांग्लादेश की वॉर थी तब तो किसी ने अपोजिशन नहीं बोला इस वॉर के हिंदुस्तान के ऊपर हमने इतने लाखों करोड़ों बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हिंदुस्तान के अंदर पना दिए, जिसका आपके ऊपर, हमारे पूर्वजों का, हमारे इंसेस्टर, हमारे परिवार के ऊपर कितना असर पड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने एडिशनल स्टैंप, बांग्लादेश रिलीफ फंड कुछ इसके नाम से कुछ था, रेफ्यूजीज फंड के नाम से, हर हिंदुस्तानी हर पोस्ट एक चिट्ठी लिखता था, उसके ऊपर टैक्स देता था ताकि उनका समर्थन बने। किसी ने ये नहीं बोला कि आपने किसी की, ये तो डायरेक्ट जंग थी ना, क्योंकि और जबकि गल्फ के अंदर ना मोदी ने जंग शुरू की है, ना हमने उसमें जंग के अंदर को हमारा कोई हिस्सा है। हम अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ सरकार के साथ खड़ा होने की। और ये इल्जाम जी, क्या है, बहुत खुमैनी के लिए क्यों नहीं किया, ईरान का समर्थन क्यों नहीं किया? अरे भाई, बांग्लादेश के लिए अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जुल्म हो रहा था, तो हमने जंग कर ली है। आजाद कराना। वहां पे अरब के अंदर हमारे 1 करोड़ के करीब हमारा हिंदुस्तानी वहां पे पॉपुलेशन है। क्या हम शिया लोगों से हाथ मिलाएंगे और सुन्नी लोगों को नाराज करेंगे? उनके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और अगर हम ईरान से तेल लेते थे, को मुफ्त में तो नहीं देते थे तेल, हम पैसे देते थे, और उनके लिए भी वो अगर हिंदुस्तान को खरीदता था, एक उनको आउटलेट था, क्योंकि बाकी दुनिया भर में तो सैंक्शन थे उनकी, तो उनके एक आउटलेट था, उनको एक ट्रेडिंग पार्टनर था। तो कोई दुनिया अंदर कोई किसी मुल्क के ऊपर ऐसा नहीं करता। अगर कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो भी अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे थे, हमने उनको दवाएं मिली, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी है। अफगानिस्तान में हम कर रहे हैं, तालिबान हमारे कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त बन सकता है,
लेकिन जो तालिबान के अंदर मैंने खुद कैंपेन किया, जो औरतों की हालत है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, कोई भी हिंदुस्तानी उस तालिबान का समर्थन नहीं कर सकता जहां पे औरत के घुटने दिखाई दिए तो उसको कितने कोड़े पड़ते हैं वहां पे, औरत की आवाज सुनाई देगी तो उसको कोड़े पड़ते हैं वहां पे, हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। ये एक नेशनल लेवल पे, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो हम मोदी को अथॉरिटी है, हमारी सरकार को अथॉरिटी है कि दुश्मन के साथ दोस्ती करें, और एट द सेम टाइम वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन इसी रिजीम के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन मदद जा रही है आम अफगानी अवाम के लिए, जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, उम्मीद करते हैं। इनफैक्ट पीछे जो अर्थक्वेक आया था, हमारे तरफ से सामग्री गई थी, मैंने अपील भी की थी, पीएम को टैग भी किया था कि आप अपनी इस हेल्प के साथ, नेशनल जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है उसके अंदर औरतों का जत्था भी भेजे, ताकि वहां पे जो जो भूचाल बिल्डिंग पे गिरी हुई औरतें थी ना, उनको कुछ हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था, वो बेचारी मलबे में मर गई क्योंकि कोई मर्द उनको हाथ नहीं लगा सकता, वो वहां पे ऐसा कानून है वहां पे। तो मैंने अपील की थी औरतों को सिक्योरिटी जो रेस्क्यू टीम में भेजे, ताकि उन औरतों को मदद किया जाए, ताकि उनको रेस्क्यू किया जाए। तो एक कॉमन सिटीजन के लिए हमारा एक लिंक है तालिबान, वो हम यूज करें। और दूसरी बात है, हमारे स्ट्रेटेजिक हमारे फायदा भी हो रहा है, और हमारे उनके थ्रू अफगान आम आवाम को भी हमारी तरफ से मदद मिल रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट और इंसाइट्स आपने यहाँ पे रखे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, दो बातें यहाँ पे कहना चाहती हूँ। एक तो हमें सबको ये समझना है कि ये हमारी जंग नहीं है। आप इसे मजहबी चश्मे से मत देखिए, तो ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन हम इस जंग से अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं ये कह रहा था, अभी जो एक और चर्चा अभी खत्म कर ही रहे हैं, बिल्कुल इतना कुछ हमने हाँ। बोला, तो पाकिस्तान के ऊपर आज की चर्चा रही है, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो हिंदुस्तान को नीचा दिखा रहा है, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपके चैनल पे शायद भी आपके भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऐसी है, उसको मैं बोलता हूँ कि वो एक जियो स्ट्रेटेजिक सिडक्ट्रस है, तवाइफ की तरह है। तो उसको जो भी जिस मुल्क को इंटरेस्ट लगता है उसके लिए वो मुजरा करने के लिए तैयार है। अभी अमेरिका को लगा, आपने मुल्ला मुनीर को जो उन्होंने व्हाइट हाउस में डिनर टेबल में बिठा दिया, तो इसलिए क्या दोस्ती कर रहे थे ट्रम्प, उनको मालूम है उनको इस्तेमाल करना है। अगर ईरान के अंदर जमीनी हमला होगा, वो इसी पाकिस्तान के थ्रू होगा, इसी मुल्ला मुनीर के होगा। और ये मत भूलिए क्या कि ये पाकिस्तान बिट्रेल है, इन्होंने खाली 14 अगस्त 1947 को मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं की थी, जो पाकिस्तान बनाया 14 अगस्त 1947 को, है ना, टू नेशन थ्योरी के नाम पे। इन्होंने इनके जियाउल हक ने जॉर्डन के अंदर 20,000 फलस्तीनियों को कत्ल किया था, इस जियाउल हक ने, तब ब्रिगेडियर था वहां पे, जॉर्डन आर्मी के साथ अटैच था। इसी पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया, और इसी पाकिस्तान है जब जॉर्ज बुश ने बोला आइदर यू आर विद अस और यू आर विद देम, हम पाकिस्तान को बमबारी करके पूरा वो जो स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो पाकिस्तान ने तालिबान को भी बिट्रे किया। तो वो जॉर्ज बुश को पाकिस्तान के बमबारी करने का अलाउ किया, सेफ स्पेस भी दी और उनकी मदद की, तो उनका समर्थन किया। तो अब भी वो ईरान के साथ तो वही शिया सुन्नी जंग तो चल ही रही है। मुर्गी ने तो अपना दिखा भी दिया एक्सप्रेशन, अगर तुमको पाकिस्तानी शियाओं को बोला इतनी मोहब्बत है ईरान के साथ तो ईरान चले जाओ, तो ईरानियों ने भी बोला हम फौज के अंदर इतना, वो भी रेजिस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी इतनी मिकदार नहीं कि लड़ पाए जहादियों आईएसआई के साथ। तो पाकिस्तान अगर अभी कुछ कर रहा है क्योंकि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि मेरा मुल्क इतना छोटा है कि अपने आप को इस्तेमाल होने की कोशिश करे। और पाकिस्तान की बहुत कारण है, कभी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान इतना इतना मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है फैक्टोटम, हिंदुस्तान फैक्टोटम नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए। और पाकिस्तान एक उनका जो दर्जा है वो तुरंत उसका इस्तेमाल चाइना भी इस्तेमाल करता है, कोई भी मुल्क आके उनको इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, होते रहे, और वो इस्तेमाल होने का ही खाते भी हैं। तो अब यहाँ पे बड़ी बात, एक और बात जो लोगों को कंसीडर करनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि ईरान ठोक रहा है सऊदी को, और सऊदी के साथ मुल्ला मुनीर का है डिफेंस पैक्ट, मरने के लिए नहीं अपने सैनिक भेजने हैं। तो इनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं वहां पर। और दूसरा, जिन्हें ये लग रहा है भारत नहीं कर रहा है और जब सऊदी अरेबिया कल अटैक करेगा,
जब सऊदी अरबिया हाँ वापस हमला करेगा, मैं समझता हूँ यूएई से पहले सऊदी अरबिया शायद करेगा, जब हमला वापस करेगा तो मियां मुल्ला मुनीर किसके मीडिएशन करेगा, ठीक है। और मैं समझता हूं कि ये वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये मीडिएशन, ये वार्ता की बात आगे चलती है, अगर ये सेबोटाज होगी तो सुन्नी अरब की तरफ से होगी, क्योंकि वो इजराइल को मौका मिला है कि ईरान को खत्म करने का, ईरान को एटलीस्ट अगले 20-25 साल तो दबा के रखने का, वो इसको हाथ से गंवाएंगे नहीं, क्योंकि अगर उनको थ्रेट है इसी तरह, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान के साथ भी समझौता किया था इसी ईरान के डर से, तो वो कोशिश करेंगे कि ईरान की जो मिलिट्री शक्ति है अगले 25 साल तक दबी रहे, इसलिए वो सऊदी अरबिया ये समझौता नहीं होने दे। मैं समझता हूं और कि मैं यहाँ पे जितनी एक मुझे और बात समझ कहना आई। चाहती हूँ ललित जी, और उसी के साथ मैं क्लोज करूंगी। जिन्हें ये गलतफहमी हो गई कि भैया मीडिएशन में रोल प्ले करने से बहुत बड़ा किरदार हासिल हो जाता है, तो अगर मैं गलत नहीं तो कुवैत था जो मीडिएट कर रहा था नेगोशिएशंस को यूएस के हमले से पहले, और कुवैत की तरफ से तो कह भी दिया गया था कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओमान 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 कर रहे ओमान थे, कर रहा ओमान था, कर रहे थे। अच्छा, ओमान कर रहा था, हाँ सॉरी। सो हाँ और उन्होंने तो कहना भी शुरू कर दिया था कि बहुत जल्दी डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। डील तो हुई नहीं, और उधर से बम गोले बरसाने अमेरिका ने शुरू कर दिए थे। तो मीडिएटर की अब उसके बाद क्या क्रेडिबिलिटी रह गई आपकी, आप खुद से जान समझ लीजिए। और मुझे इस बात की खुशी है एक भारतीय होने के नाते कि मेरा देश इस स्थिति में नहीं है कि कल को अगर ठोकने चले जाएं डोनाल्ड ट्रंप, तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की किरकिरी हो रही हो कि भाई ये इन्होंने मध्यस्थता करके दी है कि इतनी देर भी होल्ड नहीं कर पाई है, इतना ही इनकी ये साख है दुनिया में, ये समझने वाली बात है। और दूसरा एक बात समझिए, जंग उनकी है, इसे अपनी जंग मत बनाइए। और सरकार और कई बार, एक चीज जी जी बोलिए। एक चीज और ऐड कर रहा हूं, बड़ी खत्म नहीं हो इतना कुछ कहने के लिए। ये जो हाँ बार बार कहा जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई नहीं है, आपको अमेरिकन सिस्टम को समझना पड़ेगा। अमेरिकन सिस्टम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है रावलपिंडी, जेएचक्यू रावलपिंडी चलाता है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान का एक मुखौटा बैठता है, वो एक सिविलियन मुखौटा है। इसी प्रकार से अमेरिका भी, अमेरिका का डीप स्टेट चलाता है। वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में वहां पे बैठता है उनका मुखौटा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि डीप स्टेट जब जिसको चाहे वही प्रेसिडेंट बन सकता है अमेरिका के अंदर। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी है। तो अभी जो कुछ हो रहा है, और डीप स्टेट हाँ चेंज होता रहता है एज पर द मैनरिज्म एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। तो उनकी रीत है, लेकिन उनका जो एजेंडा है, अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा हर डीप स्टेट का अंडर एवरी प्रेसिडेंट होता है। तो वो वहां पे एक बाई पार्टिजन एटीट्यूड हुआ। तो जो अभी ये ट्रंप की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये डीप स्टेट कर रहा है, वही मैन्यूवर भी करें जब उनको लगेगा कहां तक करना है, कैसे करना है, तब करेंगे। अमेरिका लड़ रहा हो, चाहे ट्रंप लड़ रहे हो, चाहे खमेनी फैमिली लड़ रही हो, चाहे ईरान लड़ रहा हो, मेरी लड़ाई नहीं है, भारत की लड़ाई नहीं एग्जैक्टली है। और बिल्कुल नहीं, भारतीयों को से अपनी लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। और रहा सवाल बिल्कुल सरकार का, तो जिन्हें ये गलतफहमी है कि सरकार चुप रही, या सरकार ने यहाँ कॉन्डोलेंस बुक पे साइन किया, वहां उस कंडेम किया, तो देखिए एक चीज को समझिए, चाहे स्ट्रेटेजिक साइलेंस हो, चाहे स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट हो, चाहे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी हो, हर किसी की डिप्लोमेसी में अपनी भूमिका होती है। पहले डिप्लोमेसी को थोड़ा समझिए, ये नेताओं के बहकावे में मत आइए, डिप्लोमेसी समझिए, तब आपको भारत का हर मूव ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। थैंक यू सो मच सर, आई thoroughly enjoyed this conversation. I wish we could just go on for another hour, यस। बट थैंक यू सो मच। उम्मीद है जो लोग इसे देखेंगे जरूर इंजॉय करेंगे, शेयर करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे कमेंट सेक्शन में, और अदिति त्यागी ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आगे भी मुलाकात होती थैंक यू, रहेगी, बात होती रहेगी। थैंक धन्यवाद सर, जय हिंद जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।